हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सभी दोस्त। उम्मीद करूंगा सब दोस्त जो हैं वो बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे से होंगे। तो तैयार हैं आज की क्लास के लिए मेरे सभी भाई। जल्दी से सबसे पहले आप सभी को जैसे मालूम होता है वॉइस वगैरह का बता दीजिए, आवाज़ जो है वो आप तक सभी तक दोस्तों तक ठीक से पहुंच रही है कि नहीं। 20 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है अपनी चलती है, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में भी रहने वाले हैं। तो सभी दोस्त जो हैं वो जल्दी से रेडी हो जाएंगे आज की क्लास के लिए। बहुत बढ़िया। इसके सिवा साइड वाइज आप सभी दोस्त एक बार मेरे को बता देंगे आवाज़ क्लियर है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, तो सर वॉइस जो है बिल्कुल सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरे भाइयों ज्वाइन कर लेंगे सभी दोस्त, क्योंकि वहाँ पे जो अपडेट्स रहेंगे ना ऑफिशियल, वो आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। चलिए, तो ये रहा लास्ट क्लास के क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास के क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर दीजिए भाई, क्योंकि ये चेक करना ज़रूरी है कि रिवीजन करके आए हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो रिवीजन नहीं करते, तो रिवीजन नहीं करोगे तो उसके बाद पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था कि पहला क्रिकेट क्लब जो है वो कोलकाता में जो इस्टेब्लिश हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था। किस किस बच्चे को याद है? जिसको याद है मैं तो मानूंगा कि भाई वो पढ़ के आया है। जिसको नहीं याद है उसको रिवीजन की ज़रूरत है। तो हमारा इसमें सही आंसर था 1792 में जो है ये हुआ था इस्टेब्लिश। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ साथ हिंदी में क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे मेरे भाई। हिंदी वाले भाई जो हैं वो हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले भाई जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेटाइज्ड पॉट पहला भारत का जो है वो कौन सा बना था, या आप कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी में कौन सा हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमित बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर डी एनोरे जो है ये बिल्कुल सही रहेगा, और ये फर्स्ट इंडिया का पोर्ट बना था, जिसे कि आप पब्लिक कंपनी भी कह सकते हैं, पब्लिक कंपनी। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, साथ साथ में जिन भाइयों को आंसर्स आते होंगे आंसर्स देते जाएं, और इसके सिवा कोई डाउट रह जाए अगर, क्योंकि बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता, स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, कोई डाउट रह जाए किसी क्वेश्चन में भी, कोई समझ ना आए, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर जो है उसका मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा मेरे भाइयों तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड जो है भारत के देश में कौन सा वह एकमात्र राज्य ऐसा बना है जहां पे 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड क्या होते हैं, उम्मीद करूंगा सभी दोस्तों को पता होंगे। ये एक टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें आपको कोई भी जो है वो ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मंथली आपको इतना पैसा जो है उनको देना पड़ेगा। और इसमें अमाउंट कितना होता है, तो इसमें अमाउंट भाई जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, यहाँ तो जो है JNK में तो 5 लाख रुपया मिलता है, 5 लाख मिलता है पर ईयर का, ठीक है। और बाकी स्टेट्स में अलग हो सकता है, उनका मुझे फ़िलहाल आइडिया नहीं है। तो हमारे जम्मू कश्मीर में 5 लाख रुपया जो है वो हर साल मिलता है। 1 साल हो जाएगा, उसके बाद रीन्यू हो जाएगा, हर साल के बाद रीन्यू हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं किस स्टेट के जो है वो 5 करोड़ बने हैं। तो बहुत बढ़िया, सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर आ भी रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। तो यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो यूपी पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे 5 लाख हो चुके हैं, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप करंट अफेयर के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर के बेस पे भी पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पे बात की गई है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए इस पे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। एक तो आ गया हेडक्वार्टर, एक आ गया फर्स्ट ASI कौन था, ठीक है। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मत समझिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात की गई। फर्स्ट कौन था, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं मेरे भाई ईयर पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं
करंटली कौन है। अगर करंटली आ गया तो मानो करंट अफेयर बन गया, ठीक है। फर्स्ट पूछ लेंगे तो स्टैटिक में आ जाएगा, ठीक है। ईयर पूछ लेंगे तो वो भी स्टैटिक में ही काउंट होगा। तो जल्दी से बताएंगे मेरे भाई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। तो न्यू दिल्ली वाले कितने हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जिन जिन भाइयों का आंसर न्यू दिल्ली है, बहुत बढ़िया, न्यू दिल्ली इसका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं इसके फाउंडर की या फिर फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बोलते हैं उसे। तो वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंगम। नाम लिख लीजिए मेरे भाई, अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। जो जो भी नाम लिखवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उम्मीद करूँगा कि आप विश्वास करके लिखते जाएंगे। क्लियर है। तो ये थे। और बात कर ली जाए ईयर की कि किस वर्ष में फाउंड किया गया था, तो 1861 में फाउंड किया गया था। बात कर ली जाए करंटली जो है इसके डीजी कौन है, डीजी डायरेक्टर जनरल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भाई नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिएगा, डीजी डायरेक्टर जनरल करंटली जो कौन है वो है यदुवीर सिंह, यदुवीर सिंह रावत, ठीक है। यदुवीर सिंह रावत जो है ये करंटली इसके डीजी हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपके इजीली बन जाएंगे। जैसे कि हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, न्यू दिल्ली में। पहले कौन से थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। ईयर कौन सा था फाउंडिंग का, 1861। करंटली कौन है, यदुवीर सिंह। इस टाइप से अगर आप हर एक क्वेश्चन को पूरा खंगाल के उसके हर एक पार्ट्स को पकड़ के करोगे तो वही बात बनेगी, ठीक है। अगर आप सीधा रट के चले जाओगे कि कौन था पहला, अलेक्जेंडर कनिंगम, बात खत्म। करंटली कौन है, किस ईयर में बना है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट दिखता है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो किस बेस्ड पे था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस बेस्ड पे था। सुनिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, जस्ट अ मिनट। कहाँ से भाई, चलो इतनी ही जगह काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, GOI इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 1935। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस मत कीजिएगा, ध्यान से सुन लो सभी दोस्त, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, पावर डिसेंट्रलाइज की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, पावर डिसेंट्रलाइज्ड की गई थी, एक पॉइंट। दूसरा, फेडरल सिस्टम रखा गया था, फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट रखी गई थी। डिसेंट्रलाइज से आप क्या समझते हैं, देखिए जैसे एक होता ना, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो पावर जो है बस एक ही बंदे के पास होती थी, जो राजा होता था सब कुछ उसी के पास होता था। अगर राजा ने बोला ये गलत है तो गलत है, राजा ने बोला सही है तो सही है, वो होती थी सेंट्रलाइज्ड पावर। डिसेंट्रलाइज्ड का क्या हो गया, जैसे अभी है, ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर है, राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है, हमारी जुडिशरी के पास भी पावर है, पार्लियामेंट के पास भी पावर है। अगर एक व्यक्ति, मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर गलत करता है तो उससे 10 लोग सवाल पूछ सकते हैं, 10 लोग उसको डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो ये होगा इसका मतलब, पावर डिसेंट्रलाइज्ड हुई। दूसरा इसमें क्या था कि ब्रिटिश प्रोविंस जो थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, इनकी नींव रखी गई थी कि इनको एक टाइप का ऑफर था कि हम मिलके काम करेंगे, ठीक है। भारत के जितने भी स्टेट्स थे उनको रीयूनाइट करेंगे और उनको एक लीगल सिस्टम के अंडर लाएंगे। क्या था, भारत के जितने भी राज्य थे उनको रीयूनाइट, दोबारा से मिलाएंगे और एक लीगल सिस्टम के अंडर उनको लाएंगे, ठीक है, जिसमें कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उनको दी जाएगी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसी होती है कि जैसे सभी स्टेट्स अपना फैसला खुद ले सकते हैं, बट उससे होता क्या, देखिए ये तो ब्रिटिशर्स की ही चालें रहती हैं, ठीक है। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने सभी को ऐसा कहा कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश प्रोविंस जो है वो मिलके काम करेंगी। फिर ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उनको राइट देंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का, जिसमें कि हर एक स्टेट अपना फैसला खुद ले सकती है। जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका में है, अमेरिका में क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उनको प्रेसिडेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस वो पार्ट जो है वो अमेरिका का ही रहेंगी। तो वैसे इन्होंने ये बोला था, इससे क्या होता, फूट पड़ती, इससे सभी जो है वो अपने अलग अलग राज्य बनाने लगते, सभी अलग अलग, सभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनाते, कोई अपना कुछ बनाता, मतलब समझ रहे हैं ना, अब डाइवर्सिटी बहुत हो जाती, सभी जो है वो अलग अलग रास्तों पर चलने लग पड़ते। तो ये हुआ था इसमें। और इसके सिवा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, बायकैमिलर लेजिस्लेचर भी हुआ था इसमें, लेजिस्लेचर भी हुआ था,
ठीक है। बाइकैमिलर लेजिस्लेचर क्या होता है, जिसमें 2 हाउस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं 2 हाउस होते हैं। और इसमें कौन कौन से थे, इसमें पहला था फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली, और दूसरा था मेरे भाई काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी सब कुछ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 इंडिया के। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया हो, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं रहा। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसके ऑप्शंस, देखते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। इन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ है एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ऐसा नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ प्रोविंसन, नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस की तो बात करते ही नहीं थे भाई ये। ठीक है, कि हम आपको आज़ादी भी देंगे, वैसा तो कभी इनके मुंह से फूटा ही नहीं। फिर ऑप्शन नंबर डी, फेडरल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताई फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम रख दी गई थी। और पार्लियामेंट्री कैसे हुआ, बाइकैमिलर लेजिस्लेचर जो इन्होंने रखा, ठीक है, जिसमें 2 हाउस बना दिए, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में मैं सक्षम रहा हूं इस पॉइंट को, क्योंकि थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, कॉम्पिटिशन की जगह पे यहाँ पे ट्रॉफी समझ लो। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ट्रॉफी या कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे। दुलीप ट्रॉफी, संतोष ईरानी या फिर देवधर। बहुत बढ़िया, तो दुलीप ट्रॉफी, संतोष ईरानी, कौन सी है? बहुत बढ़िया, चलो देखो सभी का लिख लो। देखिए दुलीप हो गई, ईरानियन हो गई और देवधर, ये तीनों ट्रॉफीज जो हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट जिससे कि बहुत लोकप्रिय खेल है भारत का। ठीक है, तो क्रिकेट से संबंधित हो गई ये तीनों। संतोष ट्रॉफी जो है, किसी बच्चे का आंसर आया है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल कोचिंग, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। कौन सी? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर वाज असैसिनेटेड। असैसिनेटेड का क्या मतलब होता है मेरे भाई? हत्या कर देना। ठीक है, असैसिनेटेड समझते हैं, हत्या कर देना, इसलिए हिंदी में और इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर इंग्लिश में समझ ना आता असैसिनेटेड तो यहां पढ़ लेते हत्या, हिंदी में पढ़ लेते। ठीक है, आपकी सुविधाओं का जो है वो पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आते हुए करियर ब्रो, बी वाइज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नाना साहेब, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से जो सही आंसर होगा जिनकी हत्या कर दी गई थी वो थे महात्मा गांधी, जिन्हें कि फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन। चलिए एक आपसे क्वेश्चन है मेरा सभी बच्चों से कि फादर ऑफ नेशन ऐसे होता ना कि हाँ मैंने कह दिया कि वो राजा महाराजा है, कोई तो होगा जिसने उसको दर्जा दिया होगा। ठीक है, उसको वो टाइटल दिया होगा। जैसे राजा राम मोहन राय है, ठीक है, तो उसका नाम तो राम मोहन रॉय था, बट राजा का टाइटल जो है वो किसने दिया था? ठीक है, अकबर टू ने दिया था। तो वैसे ही फादर ऑफ नेशन जो है वो महात्मा गांधी को ये टाइटल जो है किसके द्वारा दिया गया था? टाइटल गिवन वाई, ये टाइटल जो है ये किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? जल्दी से मेरे भाई, अगर थोड़े बहुत आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो जरूर दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था। अब बात कर लेते हैं कि किस डेट को जो है वो महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी 30 जैन 1948। भाई महात्मा गांधी ने तो आज़ादी देखी नहीं, बस स्ट्रगल ही करते रह गए। ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 को जो है वो महात्मा गांधी की डेथ हो गई थी। 30 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं हम शहीद दिवस। कौन सा कहते हैं? शहीद दिवस के नाम से इस दिन को जो है वो मनाया जाता है। इसके रिलेटेड कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं महात्मा गांधी से। बुक्स लिख लीजिए, बुक्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी की। तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक आ जाएगी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज आ जाएगी। दूसरे नंबर बुक लिखिए माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और एक और इंपॉर्टेंट लिखिए तीसरी, फ्रीडम बैटल। क्या है? फ्रीडम बैटल। बिकॉज भाई देखो
स्टैटिक से ना अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी ऐसे दिखेंगे, आप चाहे जितने भी स्टैटिक पढ़ लोगे बोलो यार ये तो रह गया, ये तो मैंने याद किया था पर रह गया, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। तो ये हो गई महात्मा गांधी की बुक्स। इसके सिवा एक पॉइंट हम और लिखेंगे, वो है फर्स्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है वो कौन सा था और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो पहला सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चंपारण में हुआ था। चंपारण कौन से स्टेट में है मेरे भाई? कोई बच्चा बताएगा चंपारण कहाँ पे है? तो चंपारण जो है ये आएगा बिहार में, ठीक है। कहाँ पे? बिहार में आएगा। और सत्याग्रह जो है वो किसके संबंधित था? तो ये था इंडिगो से। इंडिगो होता है नील। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? नील की खेती करवाते थे गवर्नर जबरदस्ती, तो उसके रिलेटेड ये सत्याग्रह था। इसके ऊपर इस फर्स्ट सत्याग्रह पे ना एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को चंपारण जो है वो इनवाइट किसने किया होगा। देखिए, आप में से जिन बच्चों ने, जो तो नए हैं उनको मेरे पे यकीन कर लेना चाहिए, नो डाउट। जो कुछ बच्चे पहले भी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने PYQ देखे हुए हैं एग्जाम्स के रिलेटेड, उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जैसे ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपने PYQ सीरीज़ पढ़ी हुई है, ठीक है, पुराने पेपर्स पढ़े हुए हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, मिलते जुलते क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं जो अभी सर करवा रहे हैं, ठीक है। ये PYQ बेस्ड रहेंगे मेरे भाई, आंख बंद करके आप यकीन कर सकते हैं, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे बनता है कि इनवाइट किसने किया था, इनवाइट किसने किया था महात्मा गांधी को चंपारण में? तो राजकुमार नाम लिखिए, राजकुमार ने जो है वो इनवाइट किया था महात्मा गांधी को, ठीक है। यहां तक क्लियर है? फुल नेम लिखिए, राजकुमार शुक्ला। यहां तक सभी दोस्तों को क्लियर हो गया? किसी दोस्त को कोई डाउट तो नहीं बचा? जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी, टाइटल किसने दिया था, वो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रोप्राइटरी एंड लिस्टेड फॉर पंचायत इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वामित्वाधीन एवं सूचीबद्ध हैं? कितने हैं भाई, बता दीजिए जल्दी। पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ली जाए पंचायत की। एक एक टॉपिक को जब तक हम उसकी जड़ों तक नहीं जाएंगे ना, तब तक उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है और मज़ा भी नहीं आएगा। तो बात करते हैं पंचायत की, हेडिंग डाल लो पंचायत। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा शेड्यूल है, कौन से शेड्यूल में पंचायत आती है? तो ये आती है 11th शेड्यूल में आती है, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सी है? अमेंडमेंट कौन सी है पंचायत से रिलेटेड? तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। किस वर्ष में हुई थी? 1992 में हुई थी, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट 1992 में जो है वो पंचायत से रिलेटेड हुई थी। क्लियर? 11th शेड्यूल जो है ये कवर क्या क्या करता है? ये कवर करता है, 11th शेड्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कवर क्या करेगा? पंचायत की पावर, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, और रोड हो गए, वाटर हो गया, ये बेसिक सी चीज़ें जो पंचायत के अंडर आती हों, वो सब चीज़ें जो है ये कवर करेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? इसके सिवा बात कर ली जाए सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें आएंगे। कितने आएंगे? 29। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं बिल्कुल सही आंसर देते हुए। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, गुड मॉर्निंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर तो आप नोट्स बना रहे हैं तो फास्ट लिखिए या फिर क्लास की स्पीड कम कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेते जाइए हर एक पेज का, और लास्ट में जैसे क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। चलिए भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। डैश इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? डैश इज ऑल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। स्पाइस गार्डन, मसालों का गार्डन, बगीचा जो है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। इसी के रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन बनाता हूं, आपसे बताता हूं। गॉड्स ऑन कंट्री जो है वो किसे कहा जाता है? गॉड्स ऑन कंट्री, देवताओं की, भगवानों का अपना देश जो है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से, इन दोनों का आंसर एक ही होगा,
एक ही होगा इन दोनों का आंसर। गॉड्स ऑन कंट्री भी और स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया जो है ये भी एक ही आंसर होगा। मैं जल्दी से देखना चाहता हूँ, कमेंट में आंसर दीजिए कि कौन कौन बच्चा जो है वो सही आंसर दे रहा है। बहुत बढ़िया। जो कुछ बच्चे मेरे साथ रेगुलर रहेंगे ना क्लासेस में, अच्छे से आंसर देंगे, अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, एट द एंड उनको मेरी तरफ से ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ जो है वो गिफ्ट जहाँ कुछ दे पाऊँ, पक्का, ठीक है, ट्राई करूंगा। चलिए, तो ये रहेगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरला। केरला जो है, केरला को कहा जाता है मसालों का बगीचा, और गॉड्स ऑन कंट्री भी केरला को ही कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था कि पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से आप कह सकते हैं, जब से व्यापार चल रहे हैं, मसालों का व्यापार जो है वो केरला से ही होता आ रहा है, और स्पेशली ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर जिसे कि हम काली मिर्च कहते हैं, ठीक है, उसका जो है वो बहुत हद तक यहाँ से हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What was the dimension of ₹2000 बैंक नोट? 2000 का नोट जो है बंद तो हो चुका है भाई, बट इसकी डायमेंशन पूछी है। चलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, थोड़ा सा जल्दी से नोट्स बनाइए, मैं जल्दी से जो है आपका एक प्रबंध करता हूँ, लिखता हूँ कुछ। 10 का, फिर 20 का, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 50 का नोट, 100, 200, 500, और कौन सा होता है भाई, 2000 का, ठीक है। इतने ही नोट होते हैं ना, इसके सिवा और तो नहीं होता कोई नोट। चलिए, ये हो गए नोट, इनकी डायमेंशन लिखते जाएं जल्दी से, mm में रहेगी, ठीक है, 63। ये क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, याद रखो, इसलिए लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कोई मज़ा नहीं आता एक्स्ट्रा आपको लिखवाने में। ये आते हैं, ये आएंगे, इसीलिए लिखवा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपसे ना छूटे, तो मेरे बाई वन के जो है इनको लिख लीजिए, आगे आपकी इच्छा है, ठीक है, वो आगे आपकी चॉइस है, आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें। 2 मिनट में से आप याद करेंगे, 2 मिनट में याद हो जाएगा रट्टा मार के, ठीक है। बस पहले 2 में 63 आएगा, बाकी के आगे वालों में 66 आएगा, 4 के 4 में, ठीक है। और 1 1 2 2 का अंतर है इसमें, बस मैंने खुद वैसे ही याद किया हुआ है। 146 है, 150 है, 1 फिर आएगा 166 आएगा, बस ये सभी में mm आ जाएगा। इस तरह से याद हो जाएंगे इजीली। ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो आपको ऐसे देखने में लगे नहीं यार बड़ा टफ लग रहा है, बट नहीं, ईजी हो जाएगा। फिर आगे लिख लो, इनका कलर भी लिख लो, कलर भी पूछते हैं भाई कि नोट का कौन सा कलर है, क्लियर है। तो नोट का लिखो, सबसे पहले 10 रुपये के नोट का होता है चॉकलेट ब्राउन कलर, चॉकलेट ब्राउन कलर होता है 10 के नोट का। फिर 20 का जो होता है ये हरा जैसा होता है ना, हरा जैसा होता है, ग्रीनिश लिखिए इसका, ग्रीनिश येलो, ठीक है। फिर 50 का, 50 का किस टाइप का होता है, 50 का, हाँ, फ्लोरोसेंट ब्लू, फ्लोरोसेंट ब्लू जो है इसका कलर होता है। फिर 100 का लेवेंडर होता है, 100 का कलर कैसा होता है, लेवेंडर के जैसा। 200 का ब्राइट येलो, ब्राइट येलो। अगर आपको राइट डाउन नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखवा मैं रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इजी, ठीक है। उसके बाद जब मन करे इसको पढ़ते रहना। 500 के नोट का रंग कैसा होता है, स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। और 2000 के नोट का रंग कैसा होता है, मेजेंटा, मेजेंटा, इस टाइप का इसका रंग होता है। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज इसके रिलेटेड एक और, इनके ऊपर आपको पता है कला आकृतियां बनी होती हैं, कुछ कुछ सिंबल्स बने होते हैं, साइंस बने होते हैं, ठीक है, मालूम है, तो वो भी लिख लेते हैं। 10 के नोट पे क्या बना होता है, सन टेम्पल कोणार्क का, कहाँ का, सन टेम्पल बना होगा कोणार्क का। फिर दूसरे नंबर 20 वाले पे एलोरा केव्स, एलोरा केव्स बनी होंगी। तीसरे वाले में हम्पी का चैरियट, रथ, हम्पी का रथ, ठीक है, वो बना होगा। 100 का नोट जो है उस पे बना होगा रानी का बब, रानी का बब बना होगा यहाँ पे। और 200 वाला जो नोट है उस पे बना है सांची स्तूप, सांची स्तूपा अशोका का। 500 वाले पे बना है रेड फोर्ट। और जो है 2000 वाला उसमें मंगलयान बना था, मंगलयान। देखिए मैं ना मजाक से हटके ये चीज़ कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो मेरे भाई, इसको याद कर लो। इकॉनमी अगर आप पढ़ोगे ना, इकॉनमी में जो आपका टीचर आपको पढ़ाएगा ना वो जोर लगाएगा, बोलेगा इसको पढ़ लो, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो वो साइज पूछ लेगा,
ठीक है, डायमेंशन पूछ लेगा, डायमेंशन नहीं तो वो कलर पूछ लेगा, कलर नहीं तो वो सिंबल पूछ लेगा। भाई बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप समझ रहे हो ना एक क्वेश्चन की 1 मार्क्स की अहमियत क्या होती है, बस समझ लो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। तो बता दीजिए अभी जल्दी से कि क्या डायमेंशन रहेगी, क्या डायमेंशन रहेगी। लास्ट वाले 4 जो हैं उनके आगे लगता है 66, तो 66 वाले 2 ही हैं, इन 2 को काट दो। अब इन 2 में से बता दीजिए जल्दी से कौन सा रहेगा उसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा 166 रहेगा, 166 जो है वो आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको चीज़ें जो है वो अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, अच्छे से क्लियर करते हुए चलूंगा, ताकि किसी भाई को कोई डाउट जो है वो ना बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अप्लाई टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्स है वो किन 2 पॉइंट्स के चार्ज के बीच में लगती है। ये कोलंबस लॉ है, ठीक है। ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं क्योंकि इसमें इतने डीपली क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ते हुए चलेंगे, बस इतना याद रख लो। कॉलम लॉ जो है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन और नहीं, अट्रैक्शन या रिपल्शन या, ठीक है, या इन दोनों में से एक जो है इनकी फोर्स लगती है पॉइंट चार्जेस के बीच में, बस। अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। पीछे आपको बताया जब महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे थे हम, तो मैंने बताया था कि जिस दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी उसी दिन को शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। तो कब हुई थी महात्मा गांधी की डेथ, जल्दी से बता दो भाई। मेंटली भी प्रेजेंट रहो, अगर फिजिकली हो, बैठे हुए हो और साइड पे आप फोन चला रहे हो, इंस्टा देख रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मेंटली भी रहो, आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार जो जिन्होंने ओलंपिक मेडल विन किए हैं, ठीक है, वो किस खेल से संबंधित हैं। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। तो सुशील कुमार जो है मेरे भाई ये रेसलिंग से संबंधित है, ठीक है। किससे? रेसलिंग से संबंधित है। इन्होंने 2 मेडल जो है वो जीते हुए हैं, 2 मेडल जीते हुए हैं ओलंपिक्स में। एक जीता हुआ है सिल्वर और दूसरा जीता हुआ है ब्रोंज, कांस्य पदक, ठीक है। कांस्य ही बोलते हैं ना हिंदी में, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुटका एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थित है। चुटका एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थित है। जल्दी से आंसर आगे देंगे, जल्दी से जल्दी से। चुटका क्या है भाई? चुटका एक विलेज का नाम है, ठीक है, एक गांव का नाम है चुटका। अब बताइए कहाँ पे स्थित है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं मेरे भाइयों के, बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर ही दे रहे हो और बिल्कुल सही भी दे रहे हो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चुटका नामक विलेज है जहां पे ये एटॉमिक पावर जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन। पार्लियामेंट का नाम बताओ। जैसे हम बोलते हैं ना, हम तो सीधा बोलते हैं कि भाई हमारी पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, बट नहीं, बहुत सारे देशों में ना इसका अलग अलग तरीके से नाम है पार्लियामेंट का। तो चलिए यहाँ पे इन्होंने डेनमार्क का पूछा हुआ है, तो डेनमार्क का पार्लियामेंट का नाम बता दो जल्दी से। डेनमार्क का, तो डेनमार्क का पार्लियामेंट का नाम है फॉकेटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा। शॉर्टी गेट जो है ये किसके है? ये है नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम। कहाँ की? नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम। फिर उसके बाद नेशनल डाइट, नेशनल डाइट है जापान की पार्लियामेंट का नाम, ठीक है। थोड़े बहुत अजीब लग सकते हैं। एक और भी था, उसका कुछ ओल था कि ऐसा कुछ नाम था, मेरे को वो याद नहीं आ रहा अभी। ऐसे उल्टे पुल्टे नाम भी होते हैं बहुत सारे। तो ये तीनों याद रख लीजिए, शॉर्टी गेट नॉर्वे का, नेशनल डाइट जापान का, फॉकेटिंग ये आ जाएगा हमारा डेनमार्क का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। C++ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। C++ जो है कंप्यूटर में आपको पता लैंग्वेज होती हैं, जावा हो गई, फिर उसके बाद सी हो गई, C++, ऐसे बड़ी सारी लैंग्वेज होती हैं, इतना तो नहीं पता पर होती हैं, ठीक है। तो C++ जो है ये एक ना किस टाइप की लैंग्वेज रहती है, जो हार्ड टास्क होते हैं उनको भी पकड़ लेती है, जो लो टास्क होते हैं उनको भी पकड़ लेती है, ठीक है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि मीडियम वाली रहेगी, जो हल्का भी उठा लेगी और भारी जो है उसको भी उठा लेगी। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें शॉर्ट में लिखा होगा OPP, ठीक है, OOP, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये यूज्ड होती है किसमें? C++ में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत बढ़िया कुणाल पाटिल, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ में पहली वीमेन स्नाइपर का नाम बताइए। ठीक है, बीएसएफ में एकमात्र ही वीमेन स्नाइपर देखने को मिली है। बाकी गेम्स होती हैं जैसे पबजी वगैरह, उसमें तो सभी ही स्त्रियां फीमेल जो हैं वो स्नाइपर होती हैं। ठीक है, इसमें बताइएगा कि बीएसएफ में जो बनी है स्नाइपर उसका नाम बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शंस आपके सामने हैं, विनीता, महिमा, सुमन या फिर गंगा पांडे। जल्दी से इनकी थोड़ी डिटेल बता दूं। इंदौर से संबंधित हैं। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं और फर्स्ट वीमेन बनी है ये स्नाइपर, फर्स्ट वीमेन स्नाइपर बनी है और इनका नाम है सुमन कुमारी। कुमार के आगे आई भी लिख लो, सुमन कुमारी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। सुमन कुमारी पहली स्नाइपर बनी है बीएसएफ के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस जो है वो आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां पे आपको आंसर जो है उसका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जीके जीएस के क्वेश्चन वहाँ पे सेपरेट जो है मैं डेली डालता हूँ, करंट अफेयर्स के भी बीच में डाल देता हूँ और पोल्स भी वहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंटरनेशनल वीमेन डे बताइए भाई कब सेलिब्रेट होता है? नहीं, कब नहीं होता है। कब तो इन्होंने बता दिया कि 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट। अब इन्होंने पूछा कि 2024 का जो था उसकी थीम क्या थी। 2024 का जो इंटरनेशनल वीमेन डे था उसकी थीम क्या थी। चलिए, इसके सिवा इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल का भी मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, भारत का भी मालूम होना चाहिए कि भारत में जो है वो कब मनाया जाता है नेशनल वीमेन डे। आप तब तक आंसर दीजिए सभी बच्चे कि थीम जो है वो क्या थी। तो नेशनल वीमेन डे जो है वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, इंटरनेशनल मनाया जाता है 8 मार्च को। और बात कर ली जाए इसकी थीम की तो इसकी थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। इसी तरह से सभी बच्चे जो हैं वो ट्राई कीजिए, आंसर साथ साथ में देते चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे, फिर हम अपनी क्लास जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, सेल इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। देखिए, सेल्स जो होते हैं ना, कोशिकाएं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें जो न्यूक्लियर होते हैं उनमें ऑलमोस्ट में मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे एक एनिमल सेल होते हैं ना, उनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती है। ठीक है, प्लांट सेल में होंगी, ह्यूमन सेल्स में होंगी। तो इन्होंने यही बोला है कि कौन से न्यूक्लियर मटेरियल है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसे क्या हम कहते हैं। ठीक है, चीक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या फिर अनियन सेल्स। बहुत बढ़िया। तो प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स जो हैं, ऑप्शन नंबर बी तो इसमें आंसर लिखिए सबसे पहले सही रहेगा। प्रोकैरियोट जो सेल होते हैं ना, उनका न्यूक्लियर जो होता है वो नेक्ड होता है, नंगा टाइप होता है। ठीक है, वो जो है वो एनवेलप्ड नहीं हुआ होता है किसी भी मेम्ब्रेन से। ठीक है, किसी भी मेम्ब्रेन से वो कवर अप नहीं हुआ होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड तीर्थंकर इन जैनिज्म। जैनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों टॉपिक भी आपको करवाऊंगा। इनके रिलेटेड क्वेश्चन जैसे जैसे बनेंगे कवर करवाऊंगा, घबराइए मत। फिलहाल जो सीरीज में आएंगे उनको हम कवर करते हुए चलते हैं। तो बताइए, जैनिज्म में तीर्थंकर जो है वो किन्हें कहा जाता था। सबसे पहला सवाल है कि टोटल कितने तीर्थंकर थे। तो टोटल हैं 24। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन था, फर्स्ट नंबर का तीर्थंकर कौन था, तो वो था ऋषभनाथ। ठीक है, और लास्ट कौन था जिसे कि रियल फाउंडर कहा गया था, वो था महावीर। ठीक है, लास्ट तीर्थंकर कौन थे, तो हमारे महावीर जी जो हैं वो लास्ट तीर्थंकर थे। फर्स्ट कौन थे, ऋषभनाथ थे। क्लियर है। अब बात करते हैं कि तीर्थंकर कौन होते हैं, किन्हें कहा जाता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टीचर। ठीक है, हु शोज द पाथ ऑफ मोक्षा एंड लिबरेशन। तीर्थंकर उन्हें कहा जाता था जो कि धर्म की रक्षा करते थे, धर्म के रिलेटेड ज्ञान बांटते थे और रास्ता दिखाते थे मोक्ष प्राप्त करने का। क्लियर। ऑप्शन नंबर दूसरा है जो बोलते थे कि एक गॉड में विश्वास करो, एक आत्मा में विश्वास करो। तीसरा है जो कि ये बोलते थे कि भगवान नहीं होते हैं। ठीक है, और फोर्थ है ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सा था,
अगर आप इसको समझ पाते इसकी लाइन को तो आप आंसर दे देते बहुत ही आराम से। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, सभी दोस्त जो हैं वो अच्छे से आंसर देंगे, और जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसका आंसर भी मुझे चाहिए भाई सभी दोस्तों से। होमवर्क में क्या दिया था कि फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि है, जो टाइटल है, वो किसने दिया है? महात्मा गांधी को। क्लियर? तो बात करते हैं यहाँ पे कि रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर के रियल फाउंडर कौन है? देखिए यहाँ पे रियल वर्ड जो मेंशन हुआ है ना, ये क्वेश्चन जो है वो पूरा घुमा देगा। नहीं तो ऑलमोस्ट बच्चे क्या आंसर देंगे? चंद्रगुप्त लिखेंगे, चंद्रगुप्त, बट नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे आएगा मिस्टर गुप्त यहाँ पे मिस्टर लिख दिया हुआ है, श्री गुप्त नाम है इनका। ठीक है, श्री गुप्ता जो हैं ये रियल फाउंडर हैं। कौन है? ये हैं रियल फाउंडर गुप्ता एम्पायर के। इनका नाम कम क्यों है? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा, बोलते हैं ना, लड़ाई झगड़े नहीं किए, जहाँ इन्होंने बहुत सारी उपाधियां हासिल नहीं की, इसलिए इनका नाम जो है वो कम है। तो रियल फाउंडर जो हैं वो आएंगे श्री गुप्त। फिर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए साथ में ही कि लास्ट कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे गुप्ता डायनेस्टी के या गुप्ता एम्पायर के? ठीक है, तो वो थे विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्ता चंद्र आदित्य, विष्णुगुप्त चंद्र आदित्य जो हैं ये लास्ट थे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों कि क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट की बात आप रहने दीजिए, वो मैं गारंटी ले रहा हूं उस चीज़ की, इंपॉर्टेंट तो है ही हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मेरे भाई देखने को मिलेंगे। बस आप इतना बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में कि समझाने का तरीका जो है वो अच्छा लग रहा है आपको, क्वेश्चन समझ आपको आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेन चीज़ वही है। ठीक है, जो कंटेंट दे रहा हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मेरा आगे तरीका आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मेन चीज़ वो है। ठीक है, और रिव्यू जो है वो सब दोस्त देंगे क्लास के एंड में कमेंट बॉक्स में कि क्लास आपको कैसी लगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे सभी भाई, और थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। किसी भाई का कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी क्लास दी एंड करेंगे। क्लियर? किसी भाई का कोई डाउट हो तो जल्दी से बता सकते हैं। चलिए, अगर रहेगा भी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा, या व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। तो मिलेंगे कल फिर से मेरे भाइयों सेम टाइम पे कुछ और लाजवाब क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।